दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी MCQ 121 टू 130 की होगी। आप PDF टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित पूछा गया है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। यहाँ पर ध्यान रखना सत्य और असत्य का। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसके तहत 100% वित्त केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। नहीं, ये गलत है। यह केंद्रीय प्रायोजित योजना जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों वित्त का वहन करती है। दूसरा स्टेटमेंट, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं हर खेत को पानी इसके मुख्य घटक है। ये ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। इसके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को क्रियान्वित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर रहा है और यह केंद्र प्रायोजित योजना जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों वित्त का वहन करती है। इसमें 4 मुख्य रूप से घटक है। पहला, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। इसके तहत जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट है इरिगेशन से संबंधित, उनको प्रमोट करके किसानों तक सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। सेकेंड, वाटर सेट डेवलपमेंट। इसके तहत जो भी हमारे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज थे जिससे पानी की बचत होती थी और वो पानी को कलेक्ट करते थे, जैसे कोई नाड़ी, बाड़ा या छोटी कुई, उन सबको प्रमोट किया जाएगा। थर्ड, हर खेत को पानी। इसके तहत जो दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी हमारा जो नहरों का सिस्टम है, एक नहरों का जाल तंत्र है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खेत तक पहुँचाया जा रहा है ताकि किसान को सही समय पर पानी उपलब्ध हो सके। फोर्थ, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। इसके तहत कोई भी फसल हो किसी भी किसान के पास, चाहे दूर दराज के क्षेत्र हो चाहे वो नज़दीकी क्षेत्र हो, वहाँ तक इरिगेशन की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। लेकिन वो इरिगेशन होनी चाहिए पानी की बचत करने वाली, जैसे माइक्रो इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन, फुहारा पद्धति, ये सब प्रमोट की जा रही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं अंतर्गत आती है से संबंधित पूछा गया है। इसमें हमें सही कूट का चयन करना है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक वैसा ग्रुप है जिसमें 5 संस्थाएं कार्य करती है, तो इसमें 4 दिए गए, देखते ये है या नहीं। पहला, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये ठीक है। सेकंड, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी सही है। फोर्थ देखते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये भी ठीक है। तो दोस्तों इसमें सभी हो जाएंगे। अच्छा, जो 5वीं संस्था है वो है MIGA, MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कंप्राइज है 5 इंस्टीट्यूशन का, और वो 5 मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें कुछ और जानकारी देखते हैं हम इनके अंदर। IBRD है जो विकासशील देशों को ब्याज पर ऋण प्रदान करती है। यहाँ पर ध्यान रखना, IBRD विकासशील देशों को लोन देगी, और वही ID है वो किसको देगी, गरीब देशों को। तो अगर भारत को लोन लेना तो वो कहाँ से मिलेगा, IBRD से। लेकिन जो अफ्रीकी छोटी कंट्रीज है, गरीब देश है, उनको लोन कहाँ से मिलेगा, IDA से। तो ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। IFC दोस्तों विकासशील देशों के उद्यमियों को बॉन्ड के माध्यम से सहायता प्रदान करती है, जैसे भारत का मसाला बॉन्ड है, उसको IFC के तहत ही सहायता मिलती है। और MIGA है वो जो भी इन्वेस्टर है वो विदेशों में कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट करते तो उनको सिक्योरिटी गारंटी लेती है। और 5 है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जो भी अगर डिस्प्यूट्स होते, विवाद होते, तो उनका सेटलमेंट ये एजेंसी करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह जनसांख्यिकी के लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। ये UPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद ये 2012 में आया था। बाकी आप देख लेना एक बार कब आया था। इसमें होगा दोस्तों ए, कुशलता विकास को प्रोत्साहन करना। अच्छा, ये क्यों किया जाएगा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट से लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार से न केवल इकोनॉमी की ग्रोथ होगी बल्कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी भारत को अच्छी रैंक मिलेगी। तो इससे ओवरऑल डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा भारत देश को मिलेगा। अच्छा, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड वो होता है जो कार्यशील लोग होते हैं, जो 15 से 59 एज वाले होते हैं, जो लगातार कार्य करते हुए देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देते हैं। तो भारत में सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या निवास करती है, और उन्हीं को अगर हम स्किल डेवलपमेंट की सहायता से प्रमोट करते हैं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का भारत को फायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन वित्तीय सूचना इकाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में पूछा गया कथन है, और हमें देखना क्या है, सही कथन। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट, यह इकाई वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। हाँ दोस्तों, ये ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत है। इस इकाई के द्वारा घरेलू या क्रॉस बॉर्डर पर किसी भी तरह का संदेश से युक्त वित्तीय लेन देन की जांच की जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये हो कि अगर भारत से आप नेपाल, भूटान या पाकिस्तान इत्यादि जगह पर अगर आप अपनी ब्लैक मनी ट्रांसफर करते हो तो इसकी जांच ये करेगी। तो इसमें हो जाएगा सी,
दोनों ठीक है। वित्तीय सूचना इकाई के बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं। यह वित्त मंत्रालय के अधीन एक कार्यरत संस्था है जो घरेलू एवं क्रॉस बॉर्डर के स्तर पर कोई भी अगर आपने ब्लैक मनी अपनी संदेह से युक्त वित्तीय लेन देन किया है तो उसकी जांच करेगी। अच्छा, ये रिपोर्ट किसको प्रदान करती है? कई बार यूपीएससी में स्टेटमेंट आता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिटी डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में एक परिषद है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, उसको ये रिपोर्ट देती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंस्टेक्स वस्तु विनिमय प्रणाली, इंस्टेक्स बार्टर मैकेनिज्म की सर्वोत्तम व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करता है? ऑप्शन देखते हैं। यह भारत के द्वारा शुरू की गई प्रणाली है जो कठोर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत के द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले 2-3 वर्षों से अमेरिका के द्वारा ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो इसमें भारत ने नहीं बल्कि यूरोप के देशों ने एक प्रणाली शुरू की जिसके तहत बार्टर सिस्टम को शुरू किया गया। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें अगर मैं आपको गेहूं दूंगा तो आप मुझे बदले में चावल दोगे, यानी वस्तु का विनिमय होगा। अभी वर्तमान में व्यवस्था है मौद्रिक विनिमय की, यानी मैं आपको गेहूं देता हूं तो बदले में आप मुझे डॉलर देते हो या फिर अन्य कोई आपकी करेंसी होगी वो देते हो आप। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यूरोप के देशों के जो भी ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि देश थे, उन्होंने ईरान के साथ में जो अपने व्यापारियों को सुविधा प्रदान की वो थी इंस्टेक्स बार्टर मैकेनिज्म। इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। इसमें जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इन देशों के द्वारा ये इंस्टेक्स शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे का बजट का मतलब कि अगर आपके पास में इनकम होती है उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है। अगर सरकार के पास में राजस्व जितना आ रहा है उससे अधिक आप सरकार खर्चा कर रही है, तो घाटे को कम करने के लिए सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही या कार्यवाहियाँ की जा सकती है? यह भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बताना है कि सरकार को अगर अपना घाटा कम करना तो सरकार को क्या करना होगा। ऑप्शन देखते हैं। राजस्व खर्चों में कमी लाना। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर खर्चों में कमी लाएंगे तो घाटे का बजट कम होगा। नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना। नहीं, ये गलत है। वेलफेयर स्कीम्स अगर आरंभ होती है तो सरकार का पैसा खर्च होता है, सरकार के पास इनकम नहीं आएगी। तीसरा देखते हैं। सब्सिडीज़ का युक्तिकरण करना। ये भी ठीक है। सब्सिडीज़ आप देखते हो कि फूड पर, फ्यूल पर और फर्टिलाइजर पर सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो उनको अगर युक्तिकरण तरीके से सरकार प्रोवाइड करवाती है तो सरकार को फायदा होगा और लाभार्थी को भी फायदा होगा। चौथा, उद्योगों का विस्तार करना। यह भी गलत है। अगर उद्योगों को विस्तार करेगी तो सरकार का पैसा खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा और अन्य तरीके से भी खर्च हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 3, मतलब ए ऑप्शन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहचान करनी है सत्य कथन की। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना था। यह भी ठीक है। इस योजना के तहत यह निर्धारित किया गया था कि ये एक साधन योजना ना होकर एक सुधार योजना होगी। यह भी ठीक है। कुछ और जानकारी देखते हैं। अच्छा, साधन योजना ना होकर एक सुधार योजना, इसका मतलब ये है कि विभिन्न क्षेत्रों में खर्च की राशि पर जोर नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो भी रिफॉर्म है उन पर बल दिया जाएगा। जैसे मान लो सब्सिडी के स्थान पर गाँव में परिसंपत्ति का निर्माण कार्यक्रम पर फोकस कर लिया, ये सब इसमें कहा गया था। और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना, और टारगेट था 8% का, प्राप्त हुआ 7.5%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें गलत कथन की पहचान करनी है। देखो यहाँ पर देखना, गलत पूछा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत किसी भी विदेशी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा भारतीय कंपनी में 10% से अधिक शेयर होल्डिंग ली जाती है। ये ठीक है। एफपीआई के द्वारा भारतीय कंपनी में 10% से कम शेयर होल्डिंग खरीदते हैं। ये भी ठीक है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। एफडीआई क्या होती है? जिसमें कोई भी विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी भारतीय कंपनियों में 10% से अधिक शेयर होल्डिंग खरीदते हैं, और इसका उद्देश्य होता है कि भारतीय कंपनियों के मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में और बिजनेस पॉलिसी में भागीदारी लेना। लेकिन एफपीआई का जो टारगेट है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, तो इसलिए वो शेयर होल्डिंग 10% से कम रखते हैं। देखो, बाजार में शेयरों की खरीद और बिक्री के माध्यम से पैसे कमाना इनका उद्देश्य रहता है, और ये प्रबंधन में, बिजनेस पॉलिसी में, प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में ई कॉमर्स और बाजार अध्ययन महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं अवलोकन शीर्षक से रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी? तो इसका आंसर ये रट लेना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक निकाय है और ये सांविधिक है। सांविधिक का मतलब ये एक्ट के तहत बना था, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। इसमें हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। भारत में अवसंरचना का दर्जा कॉर्पोरेट मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नहीं दोस्तों, गलत है। यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है।
किसी भी क्षेत्र की अवसंरचना का दर्जा मिलने पर सरकार के द्वारा कर में लाभ, तेजी से क्लियरेंस, ऑटोमेटिक एफडीआई सहमति इत्यादि कई तरह की छूट प्रदान की जाती है। ये ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस कौन देती है? वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों का विभाग। और इससे लाभ क्या होता है? सरकार के द्वारा टैक्स में छूट दी जा सकती है। क्लियरेंस जो विभिन्न मंत्रालयों से किसी भी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होती है, वो तेजी से मिल जाती है। और ऑटोमेटिक एफडीआई सहमति हो जाती है और वित्त प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हमारा ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।